हाय एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा, हम ये वाइस प्रिंसिपल के जो पीवाईक्यू है उसको लेके सीरीज बनाई है, जिसमें हम सारे पीवाईक्यू सोल्व करते हैं। राजस्थान आरपीएससी जो वाइस प्रिंसिपल है उस आज तक 2 बार एग्जाम हुआ है। 2012 में एक बार नोटिफिकेशन आया था, जिसका एग्जाम 2016 में हुआ था। ठीक है। एक बार अपना 2018 में एग्जाम हुआ है, वो भी हम पेपर अच्छे से सोल्व करेंगे। ठीक है। तो अभी हम सोल्व कर रहे हैं अपना 2012 वाला, जिसमें हमने 2 वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपके प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी प्लेलिस्ट सेक्शन में, वहां पे जाके देख सकते हो। उन वीडियो में हमने एक वीडियो में 20 क्वेश्चन सोल्व किए थे, एक वीडियो में 40 क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज अपना पार्ट 3 है, जिसमें हम बाकी के जो बचे क्वेश्चन वो सोल्व करेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन से। और हाँ, जैसा कि आपको ऑलरेडी पता होगा, हम मेडिजी के क्लास नोट से आपको सारे सिविल इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे कंप्लीट हो गए, कौन से सब्जेक्ट हमारे चल रहे हैं। ठीक है ना। लगभग अपने सारे सब्जेक्ट कंप्लीट होने वाले हैं, तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके मेडिजी के जो क्लास नोट्स हैं उनकी हेल्प से देख सकते हो। एंड ऑल्सो जो भी हम क्लासेस आपको वहाँ पर करवा रहे हैं, उनके पीडीएफ नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। और वहाँ पे जो भी क्लासेस कंप्लीट होती है उनके सबके पीडीएफ नोट्स और डिस्कशन भी अपने टेलीग्राम चैनल पे आप कर सकते हो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके अपन सीधा स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन भाई क्या है, 30 मीटर स्टील टेप स्टैंडर्डाइज की है अपने 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। टेप वाज यूज्ड व्हेन द एम्बिएंट टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। सर्वे का क्वेश्चन है। सर्वे की ऑलरेडी अपनी क्लासेस चल रही है, उसमें ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए। 30 मीटर लेंथ मेजर विद द टेप विद विल एक्चुअली बी। ठीक है। यहाँ पर अपने इस जो टेप है वो अपने 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने स्टैंडर्डाइज की है। अपन यूज करें 40 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि टेम्परेचर का डिफरेंस अपने दोनों में कितना है, 20 डिग्री आ रहा है। तो हमें पता है भाई डेल्टा एल जो अपना होगा वो कितना होगा भाई, डेल्टा एल होगा अपना एल अल्फा डेल्टा टी। ठीक है ना। तो यहाँ पर एल अल्फा डेल्टा टी की हम वैल्यू पुट करेंगे। लेंथ की वैल्यू दे रखी है 30 मीटर, अल्फा की वैल्यू अपन को दे रखी है एक्सपेंशन की 15 × 10⁻⁻⁶, डेल्टा टी दे रखी है हमें 20। इसको सोल्व करेंगे तो जो अपनी वैल्यू आएगी वो अपने कितनी आएगी भाई, 0.009। ठीक है। 0.009 अपनी वैल्यू आएगी। अभी इस 0.009 को हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अपना लेंथ बढ़ गई ना, हमने 30 मीटर ही अपने इस चेन को हमने 30 मीटर का मान के मेजर किया, बट वो एक्चुअल में 0.009 ज्यादा है। 0.009 मतलब क्या हो गया, 30.009 वो एक्चुअली लेंथ को मेजर करेगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 30.009 आ जाएगा। ठीक है। ऐसे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 2 कंसेक्यूटिव रीडिंग इन द लेवलिंग डाटा। अपने 2 कंसेक्यूटिव रीडिंग दे रखे हैं 1.445 और क्या दे रखी है 1.955। द फर्स्ट इज फोर साइड, ये अपनी फोर साइड है। सेकेंड इज बैक साइड। ठीक है। एक अपनी फोर साइड दे रखी है पहली वाली, दूसरी अपने क्या दे रखी है, बैक साइड दे रखी है। तो राइज फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट टू सेकंड पॉइंट इज 0.51। फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट में राइज नहीं, राइज तो नहीं हो रहा है। ठीक है ना। फॉल फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट टू सेकंड पॉइंट, ये भी सही नहीं होगा। टू रीडिंग्स आर टेकन टू द सेम पॉइंट फ्रॉम टू इंस्ट्रूमेंट स्टेशन। भाई फोर साइड और बैक साइड का मतलब तो यही होता है, जैसे कि यहाँ पर ये अपना कोई स्टाफ होगा, यहाँ से अगर यहाँ पर अपना ये इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ से ये रीडिंग लूंगा वो फोर साइड होगा, फिर इंस्ट्रूमेंट उठा के यहाँ पर लेके आऊंगा और इससे अपनी जो ये यहाँ पर रीडिंग लूंगा वो क्या हो जाएगा, बैक साइड हो जाएगा। तो बेसिकली ये एक ही पॉइंट की अपनी रीडिंग हो रही है, अलग अलग जगह इंस्ट्रूमेंट रख के, तो इसका मतलब ये वाला अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है कितने सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, व्हेन द कंटूर लाइन हैविंग द सेम कंटूर इंटरवल आर फार्दर अपार्ट। अगर मान लो कंटूर लाइन है, उनका जो कंटूर इंटरवल है क्या है, दूर दूर है। ठीक है ना। तो इट शोज है प्लेन सरफेस, नहीं प्लेन सरफेस तो नहीं होगा, कंटूर इंटरवल है। ठीक है। वेरी स्टीप नहीं होगा, अगर वो पास पास में होता ना कंटूर इंटरवल तो वेरी स्टीप होता। हाँ जेंटल स्लोप होगा, जेंटल स्लोप ये हमने ऑलरेडी चैप्टर पढ़ा है, अगर आपने वो हमारे क्लासेस देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई देखो जेंटल स्लोप मान लो ये अपनी जेंटल स्लोप है। ठीक है। यहाँ पर ये कंटूर मान लो 100 है,
यहाँ पर ये कंटूर अपना क्या है 90, ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत दूर दूर है ना अपना कंटूर इंटरवल, तो ये अपना क्या शो कर रहा है, जेंटल स्लोप शो कर रहा है, ठीक है। तो ये अपना करेक्ट आएगा। स्टीप स्लोप कब स्लोप शो करता है, यहाँ पर मान लो ऐसे हो, यहाँ पर 100 है और जो 90 है वो बहुत ही पास में, मान लो इधर ही अपनी 90, ठीक है। तो पास में जब अपने कंटूर इंटरवल होंगे तो वो क्या शो करेंगे, स्टीप स्लोप शो करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट, द डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग डिस्टेंस यूजिंग थियोडोलाइट फॉर ए हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट, के अपना मल्टीप्लाई कांस्टेंट है, ठीक है, सी अपना एडिटिव कांस्टेंट है। ये तो बहुत ही इजी है, फॉर्मूला पूछा है सिंपल सा। भाई अपना डिस्टेंस क्या होता था, के एस प्लस सी होता था। और आप अगर ये आपको नहीं पता हो तो आप इससे देख के भी पता कर सकते हो। कैसे, कि भाई देखो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है यानी कि मल्टीप्लाई होगा, तो के अपना मल्टीप्लाइंग होगा यानी मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, और एडिटिव कांस्टेंट यानी ऐड होगा, ऐड हो रहा है यहाँ पर। तो के एस प्लस सी अपना क्या होता है, डिस्टेंस होता है। इतना सिंपल क्वेश्चन है, देख रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना भाई, ए टोटल स्टेशन कैन मेजर, टोटल स्टेशन क्या क्या मेजर कर सकता है, टोटल स्टेशन सब कुछ मेजर कर सकता है अपना, ओनली डिस्टेंस नहीं, ओनली हॉरिजॉन्टल नहीं, हॉरिजॉन्टल भी कर सकता है, वर्टिकल भी कर सकता है और डिस्टेंस भी मेजर कर सकता है। टोटल स्टेशन में सारी चीजें हम मेजर कर सकते हैं, तो इसका ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपना डैम प्रूफ कोर्स अपना किस में मेजर होता है, डैम प्रूफ कोर्स आपको बहुत इजीली याद पता होना चाहिए। पर डैम प्रूफ कोर्स अपना कहाँ होता है, दीवार पर यह होता है ना, जिसके अपना ज्यादा थिकनेस कम होती है, थिकनेस जिसकी कम होती है उसको हम क्या करते हैं, एरिया में मेजर करते हैं, तो अपना स्क्वायर मीटर हो जाएगा। तो डीपीसी अपना किस में मेजर होगा, स्क्वायर मीटर में मेजर होगा। देख रहे हो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आने वाले एग्जाम में भी, तो आपको घबराना नहीं है, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आराम से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाटर ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड फॉर वाटर ऑब्टेन फ्रॉम डीप ट्यूबवेल। अगर डीप ट्यूबवेल होगी तो हमें कौन कौन से वाटर ट्रीटमेंट हमें रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन, नहीं इनकी जरूरत नहीं होगी। क्यों नहीं जरूरत होगी, क्योंकि वहां पर अपना इम्प्योरिटीज डीप ट्यूबवेल में होगी नहीं। फिल्ट्रेशन, उसकी भी नहीं जरूरत है। डिसइंफेक्शन, हाँ ये डिसइंफेक्शन जरूरी होगा, ठीक है ना। कोगुलेशन फ्लोकुलेशन फिल्ट्रेशन नहीं, ये कोई भी जरूरत नहीं है। जब डीप ट्यूबवेल होता है तब उसमें हमें क्या होता है, जनरली एरेशन और डिसइंफेक्शन ही हमें जरूरी होता है, ठीक है ना। क्योंकि बाकी तो अपना वो फिल्टर होके ही आता है, क्योंकि वो जो पानी रहता है अंदर डीप ट्यूबवेल में, वो फिल्टर्ड वाटर ही रहता है भाई। पानी का जो प्रोसेस होता है ना उधर आने का, वो ऑलमोस्ट फिल्टर होके ही आता है ट्यूबवेल में। तो बाकी चीजें हमें करने की जरूरत ना हो, बट डिसइंफेक्शन हमें वहां पर करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है अपना इन रैपिड ग्रेविटी फिल्टर। अगर मान लो रैपिड ग्रेविटी फिल्टर होगा तो उसमें क्या करेंगे भाई, रैपिड ग्रेविटी फिल्टर में क्या पूछा है, रैपिड ग्रेविटी फिल्टर, रॉ वाटर फ्रॉम ए वेरियस रिजर्वायर इज सप्लाइड एज इनपुट। रैपिड ग्रेविटी फिल्टर में नहीं। डिसइंफेक्टेड वाटर इज इनपुट, डिसइंफेक्शन तो बाद में होता है, ये भी गलत है। वाटर पास थ्रू कोगुलेशन टैंक इज इनपुट, हाँ कोगुलेशन के बाद में तो अपना फिल्ट्रेशन होता है। तो रैपिड ग्रेविटी फिल्टर अपना फिल्ट्रेशन का ही तो टाइप है। तो अपना क्या हो जाएगा भाई, जो वाटर पास थ्रू कोगुलेशन टैंक होगा वही अपना क्या हो जाएगा वहां पर, इनपुट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है भाई, ड्रिंकिंग वाटर इज हैव टू मैक्सिमम कंटेंट वैल्यू ऑफ सब सब्सटेंस कैरेक्टरिस्टिक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज हैव ए लिमिट ऑन द मिनिमम वैल्यू एज वेल। यानी कि ऐसी कौन सी वैल्यू जिसकी मिनिमम वैल्यू भी हमें चाहिए पानी में। तो सिंपल सी बात है, मिनिमम वैल्यू अपन को किस में चाहिए भाई, पीएच में चाहिए। टोटल हार्डनेस कम हो तो भी चलेगा, डिजोल्व सॉलिड कम हो तो भी चलेगा, टर्बिडिटी कम हो तो भी चलेगा। पीएच ऐसी होनी चाहिए जिसकी एक मिनिमम वैल्यू है भाई 5 टू 7, 5.5 टू 7.5, यानी कि ये अपनी क्या होनी चाहिए, पीएच की वैल्यू में मिनिमम वैल्यू है, उससे अपनी कम वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एज पर IS 1172 वाटर रिक्वायर्ड पर हेड पर डे फॉर एवरेज डोमेस्टिक पर्पजेस अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। ये तो देखो इतने सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन होते हैं, तो वो अपन को पता है 135 लीटर होता है भाई पर डे पर हेड अपना जो वाटर रिक्वायरमेंट होता है। तो यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें पीएच अपना करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट अपना क्या है, which one of the following pair is not correctly matched for bitumen properties। bitumen properties के लिए कौन सा अपना पेयर है जो सही से वो नहीं है, मैच नहीं है। तो सॉफ्टनिंग पॉइंट अपना 35 टू 70 के परसेंट 70 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी बिटुमेन की कितनी होती है, 0.97 1.012, यही तो सही बात है।
प्योर बिटुमिन क्या होता है? कंप्लीटली सोल्यूबल कार्बन टेट्रा, ये भी सही बात है। पेंस्की मार्टिन फ्लैश पॉइंट, ये अपना मिनिमम स्पेसिफाइड इज 50 डिग्री, नहीं नहीं, फ्लैश पॉइंट अपना 110 से ज़्यादा होता है, 100 150 कुछ ऐसा ज़्यादा होता है, तो ये 50 डिग्री अपना सही नहीं है, तो ये अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये मैच गलत है, आंसर करेक्ट करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या भाई? इफ द वेलोसिटी प्रेशर डेंसिटी डू नॉट चेंज एट द पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, अगर विद रेस्पेक्ट टू टाइम में अपना कुछ चेंज नहीं हो रहा तो वो फ्लो कौन सा होता है? टाइम के रेस्पेक्ट में अगर कांस्टेंट होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? स्टेडी फ्लो बोलते हैं। यूनिफॉर्म कब बोलते हैं? जब वो अपना स्पेस के करस्पॉन्डिंग अपना कांस्टेंट रहता है, यानी कि स्पेस में चेंज ना हो, टाइम में अपना चेंज नहीं होता है, तो उसको अपन बोलते हैं स्टेडी फ्लो। तो ये अपना हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अपना 73 क्वेश्चन है, वो क्या है? फ्लो इन ए सर्कुलर पाइप विल बी लेमिनार इफ रेनॉल्ड नंबर। कितना सही, मतलब लेमिनार के लिए रेनॉल्ड नंबर पूछा पाइप में, तो हमें पता है भाई 2000 से कम होता है जब अपना रेनॉल्ड नंबर पाइप में, तो यही अपना क्या होता है? लेमिनार फ्लो होता है। और टर्बुलेंट कब होगा? जब 4000 से ज्यादा होगा। तो 2000 से 4000 के बीच में क्या होता है? ट्रांजिशन फ्लो होता है। ये सारी चीजें कितनी सिंपल सिंपल पूछी जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? कंडीशन फेवरिंग द एडॉप्शन ऑफ स्प्रिंकलर इरिगेशन इन मेथड इज और आर। मतलब कि हमने इरिगेशन चैप्टर पूरा पढ़ रखा है, पूरा हमने यहाँ पर कवर करवा रखा है, आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा इरिगेशन का। तो उसमें हमने ये भी देखा था स्प्रिंकलर इरिगेशन के लिए फेवरिंग कंडीशन कौन कौन सी होती है, ठीक है। तो जब वाटर इज अवेलेबल विद डिफिकल्टी एंड, इसका ये भी सही है। व्हेन द वाटर टेबल इज लो, बिल्कुल सही है। व्हेन द लैंड सोइल इज एक्सेसिवली परमिसिबल, और व्हेन द सोइल इज हाईली परमिबल, ये भी सही है। तो इसमें तो ये तीनों सही है। चौथा क्या है? व्हेन द वाटर इज अवेलेबल विद डिफिकल्टी, सही बात है। व्हेन द लैंड सोइल इज एक्सेसिवली परमिएबल, ये भी सही है। और सोइल हाईली परमिएबल, तो ये अपना जो फोर्थ होगा उसमें ये तीनों का समेशन हो रहा है, तो ये अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन और भी सिंपल है। क्या है? क्रिटिकल शियर स्ट्रेस एट विच इंसिपेंट मोशन ऑफ सेडिमेंट टेक प्लेस इज प्रोपोर्शनल टू। क्रिटिकल शियर अपने को क्या होता था? टो, आपको याद होगा टो सी जो अपना होता था, इरिगेशन में हमने देख रखा था। टो सी अपना किसके प्रोपोर्शनल होता था? अपना डी के प्रोपोर्शनल होता था, ठीक है ना। पार्टिकल साइज के प्रोपोर्शनल होता था, साथ में मल्टीप्लाई भी होता था, 0.11 गामा करके कुछ मल्टीप्लाई होता था, गामा आर एस करके, ठीक है। तो वो अपना डी के प्रोपोर्शनल होता था। तो यहाँ पर पूछ रहा है शेयर स्ट्रेस किसके प्रोपोर्शनल होगा? तो डी के प्रोपोर्शनल, यानी कि पार्टिकल साइज के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए लाइंड एलुवियल कैनाल इज बेस्ट डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ। लाइंड एलुवियल कैनाल के लिए बेस्ट डिजाइन किसके बेसिस पे होता है? लेसिस पे फॉर्मूला? नहीं, ये तो अपना कैनेडी फॉर्मूला, ये सब क्या थे? अनलाइंड कैनाल के बाद में था, ठीक है ना। कंटिन्यूटी इक्वेशन? नहीं। मैनिंग्स फॉर्मूला? हाँ, मैनिंग्स जो अपना था, मैनिंग्स कोफिशिएंट वगैरह ये जो तो हमने देखे थे, उस फॉर्मूला से अपना क्या होता है? लाइंड एलुवियल कैनाल बेस्ट डिजाइन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, if two canals are taken off from both the flanks of a river at the site of a diversion headwork, then the number of undersluice and divide wall will respectively be। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि भाई टेकन ऑफ फ्रॉम बोथ द फ्लैंक्स ऑफ ए रिवर, ओके। मान लो ये अपना कौन सा है? रिवर है। एक अपना कैनाल इधर से निकाल दिया हमने, एक कैनाल हमने क्या किया? इधर से निकाल दिया, ठीक है। दोनों कैनाल दोनों साइड से निकाल रहे हैं अपन, ठीक है। डाइवर्जन हेडवर्क भी यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। नंबर ऑफ अंडरस्लूस और डिवाइड वाल पूछ रहे हैं। तो हमें पता है भाई जहाँ पर डिवाइड वॉल होती है, जहाँ पर से कैनाल अपना निकलता है उसके पास में डिवाइड वॉल बनानी होती है, तो यहाँ पर डिवाइड वॉल तो हमें दोनों साइड में बनानी पड़ेगी। अंडर स्लूस भी यहाँ पर बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। भाई स्लूस गेट के लिए तो अपन अंडर स्लूस बनाते हैं यहाँ पर, तो ये कैनाल के ऊपर हेडवर्क में ही बनाते हैं, तो यहाँ पर दोनों साइड में अपन को अंडर स्लूस भी बनाना पड़ेगा, यानी कि दोनों साइड में दो दो अपन को ये अंडर स्लूस और डिवाइड वॉल बनाना पड़ेगा। तो अपना पहला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज समझ में आ रही है। नेक्स्ट है यूजफुल स्टोरेज इन डैम रिजर्वायर्स इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड बिटवीन। अच्छा, जो यूजफुल है वो अपना किन दो वॉल्यूम में बीच में रहेगा? तो भाई नॉर्मल और मैक्सिमम? नहीं, मैक्सिमम तो नहीं होता है, यूजफुल वाला नहीं है ना मैक्सिमम वाला। हाँ, नॉर्मल के जो पहले रहता है वो अपना यूजफुल होता है, और मिनिमम के ऊपर रहता है वो यूजफुल होता है, ठीक है ना।
तो 78 में अपना क्या आंसर जाएगा भाई, सेकंड अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी मिनिमम एंड नॉर्मल रिजर्वायर के बीच में जो अपना पानी रहेगा वो अपना क्या रहेगा, यूजफुल स्टोरेज रहेगा। चलो ठीक है। नेक्स्ट क्या था, बॉटम पोर्शन ऑफ ए कंक्रीट और ए मेसनरी ग्रेविटी डैम इज यूजुअली स्टेप्ड इन ऑर्डर टू। जो बॉटम पोर्शन होता है ना कंक्रीट और मेसनरी ग्रेविटी का, ठीक है, कंक्रीट और मेसनरी ग्रेविटी डैम इज यूजुअली स्टेप्ड। अच्छा, जो अपन नीचे अपने जैसे आपने देखा होगा, ये अपना मान लो डैम बना रहे हैं हम, ठीक है, यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, इसको स्टेप्ड कर दे रहे हैं, ये जो बॉटम पोर्शन है। ये ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा करते हैं ताकि शियर स्ट्रेंथ बढ़ जाए भाई। जो बेस है, ये अपना ग्राउंड है, ग्राउंड में ये स्टेप्ड करेंगे तो वहां पर क्या होगा, अपना शियर स्ट्रेंथ की वैल्यू बढ़ जाएगी। इंक्रीज द शियर स्ट्रेंथ ऑफ द बेस ऑफ द डैम। बाकी तो अपना कोई भी ऑप्शन देख लो, यही अपना करेक्ट आंसर में होगा। बाकी देख लो, चाहिए डिक्रीज तो होगा नहीं, इंक्रीज ओवरटर्निंग नहीं, ओवरटर्निंग तो मूवमेंट होता है। इंक्रीज द वेट, वेट का यहाँ पर वेट के लिए तो ऊपर भी हम बढ़ा सकते हैं ना, स्टेप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर शेयर स्ट्रेंथ को हम बढ़ा रहे हैं। If P is the precipitation, A is the area represented by a rain gauge, N is the number of rain gauges in the catchment area, then weighted mean rainfall। भाई नाम से ही आप ये सोल्व कर सकते हो, इसको तो ऐसा याद करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं अपन, जो एरिया होता है इसको प्रेसिपिटेशन से मल्टीप्लाई करते हैं भाई, A1 इंटू पी वन प्लस A2 इंटू पी टू डिवाइड बाई A1 प्लस A2 प्लस A3। यानी कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सॉरी, यहाँ पर ये वेटेड में तो ऐसा ही होता है भाई, एरिया इंटू प्रेसिपिटेशन को मल्टीप्लाई करके समेशन करेंगे, डिवाइड बाय टोटल एरिया को डिवाइड करेंगे, तो यही अपना क्या आ जाएगा, वेटेड मीन रेनफॉल आ जाएगा। तो ये अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्या पूछा है, भाखड़ा डैम ऑफ और कंट्री इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। भाखड़ा डैम अपना कहाँ पर स्टेट है, सिंपल सी बात है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है ना। सतलज रिवर पर हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा डैम है। कितनी बार तो हम पढ़ चुके हैं, हर जब भी पढ़ते हैं ये तो हम पढ़ते ही हैं, आई होप आपको पता ही होगा। नेक्स्ट अपना क्या है, द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो ऑफ द मटेरियल लाई बिटवीन। अपना पॉइजन रेशियो की वैल्यू अपने मटेरियल में कहाँ कहाँ बीच में लाई करती है, सिंपल सी बात है, 0 से 0.5 के बीच में, यानी कि हाफ 0 से 1/2 के बीच में लाई करती है। ठीक है, इतने सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सोच रहे हैं आप, ये आपके वाइस प्रिंसिपल के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर आपने थोड़ी बहुत भी अच्छे से सीरियसली प्रिपरेशन की है तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, इतना सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस अप टू विच ए मेंबर रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप और साइज आफ्टर लोड रिमूवल इज कॉल्ड। जहां तक अपने भाई अपनी क्या करते हैं, कोई भी मेंबर होता है वो अपनी ओरिजिनल शेप वापस रिगेन कर लेता है, अगर लोड का रिमूवल करेंगे तो वो कौन सी लिमिट होती है, इलास्टिक लिमिट होती है। बताओ, इतना सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट भी इससे भी सिंपल है, स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ एनी सेक्शन ऑफ ए लोडेड बीम। अपने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की किसी भी सेक्शन पे अपने स्लोप निकालेंगे तो डीएम अपॉन डीएक्स अपना क्या होता था, डीएम अपॉन डीएक्स होता था अपना शेयर फोर्स एट दैट सेक्शन। भाई यही तो होता था, शेयर फोर्स अपने वी की वैल्यू क्या होती थी भाई, वी की वैल्यू होती थी डी एम, मतलब यहाँ पर मेरे पास थोड़ा लिखने का इश्यू है, बट आप इसे समझ सकते हैं, डीएम अपॉन डीएक्स होता था। यानी कोई भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता था, उसके मैं अगर किसी भी पॉइंट पर स्लोप निकालूंगा तो उस पॉइंट पर स्लोप की वैल्यू हमें क्या देगी, शेयर फोर्स की वैल्यू देगी। यही यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्या पूछा है, इन कॉन्जुगेट बीम द लोडिंग इज इक्वल टू। कॉन्जुगेट बीम मेथड हमने पढ़ रखा है, 100 में बहुत डिटेल में पढ़ा है। उसमें पूछा है कि लोडिंग अपनी किसके इक्वल होगी भाई, कॉन्जुगेट बीम में लोडिंग अपने इक्वल होगी एम। भाई पहले बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं, फिर डिवाइड बाई ई आई करके डायग्राम बनाते हैं एक्चुअल बीम का, वही अपना क्या होता है, कॉन्जुगेट बीम होता है। और वहां पर जो लोडिंग की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, एम डिवाइड बाई ई आई होगी, ठीक है ना। ये अपन को ऑलरेडी पता है, हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। अगर आप सोम की क्लासेस देखना चाहते हैं, प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर सोम की प्रॉपर आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ बेंडिंग मोमेंट आर डेवलप्ड एट द इंटरमीडिएट सपोर्ट ऑफ ए कंटिन्यूअस बीम लोडेड बाय वर्टिकल लोड्स। अगर मान लो इंटरमीडिएट सपोर्ट ऑफ कंटिन्यूअस बीम, ठीक है, अगर मान लो कंटिन्यूअस बीम हो रहा है अपना, यहाँ पर भी सपोर्ट है, यहाँ पर भी सपोर्ट है, और यहाँ पर भी सपोर्ट है, ठीक है, तो अपना बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर कंटिन्यूअस सपोर्ट में यहाँ पर कितना कैसे नेचर का आएगा। तो हमें पता है यहाँ पर सेगिंग होता है, यहाँ पर सेगिंग हो गई, यहाँ पर ऐसा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है, तो यहाँ पर कौन से नेचर का आ जाता है, अपना होगिंग नेचर का आ जाता है। तो यहाँ पर अपना कौन सा आएगा भाई, होगिंग नेचर का आ जाएगा। इतना सिंपल है, समझ रहे हो।
तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अपना क्या क्वेश्चन है भाई? नेक्स्ट है रिटन बिलो आर सेम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, जैसे बीम, फ्रेम, ट्रसेस, ठीक है। तो मिलर ब्रेसलो प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि जो मुलर ब्रेसलो प्रिंसिपल होता है स्ट्रक्चर एनालिसिस का क्वेश्चन है जिसको हम पढ़ेंगे, तो उसमें भाई अपना ये किस टाइप पर स्ट्रक्चर पर अपन इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो अपना सब में अप्लाई होता है, बीम में भी होता है, फ्रेम में भी होता है, ट्रसेस में भी होता है। तो यहाँ पर ए बी सी, यानी ये अपना ए बी सी क्या हो जाएगा, करेक्ट, यानी फोर्थ ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्या है, सिल्ट पार्टिकल साइज एज पर यूनिफाइड सोइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। भाई सिल्ट पार्टिकल की साइज अपने क्या होती है, सिंपल सी बात है, 2 माइक्रोन से लेकर 75 माइक्रोन के बीच में होती है। 2 माइक्रोन से नीचे क्या होता है, क्ले होता है। 75 माइक्रोन से ऊपर क्या होता है, सोइल होता है, सोइल नहीं सॉरी सैंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा भाई अपना, ये अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। 0.002 mm यानी 2 माइक्रोन ही हुआ, 0.075 mm यानी 75 माइक्रोन हुआ। नेक्स्ट अपना क्या है, ए सैंड सैंपल अपन को दे रखा है 25 सेंटीमीटर लेंथ वाज सब्जेक्टेड टू ए कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी इन ए perimeter हैविंग ए एरिया दे रखा है, डिस्चार्ज दे रखा अपन को, क्यू की वैल्यू दे रखी, टाइम दे रखा अपन को, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी हमें फाइंड आउट करना है, कांस्टेंट हेड की वो वैल्यू है, कुछ नहीं है, सिंपल फॉर्मूला है एल अपॉन टी एच लॉग वाला। ठीक है, आपको फॉर्मूला भी पता होगा। ठीक है, अगर आप उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे, आंसर निकालोगे, तो 1/24 सेंटीमीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। अगर आपको सोइल मैकेनिक्स की क्लासेस देखनी है, तो सोइल मैकेनिक्स के हमने पूरी क्लासेस ले रखी है, मेडीजी की क्लास नोट से हमने बता रखा है। तो वहाँ पर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर सोइल मैकेनिक्स की पूरी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें हमने सारी क्लासेस ले रखी है, और वहाँ पर आप ये देख सकते हो। नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट है which one of the following statement is incorrect in respect to shear strength of granular soil। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इट इज अफेक्टेड लार्जली बाय द इनिशियल वर्ड रेशियो, बिल्कुल भाई शेयर स्ट्रेंथ में वर्ड रेशियो का तो इफेक्ट आता ही है। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द इफेक्टिव स्ट्रेस, ना 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 ना, इफेक्टिव स्ट्रेस से इफेक्ट करता है, हमने वो फॉर्मूला भी देख रखे हैं ना, जिसमें अपना सिग्मा डैश यूज होता है। सिग्मा डैश बेसिकली क्या है, वो अपना इफेक्टिव स्ट्रेस ही तो है, तो उससे इफेक्ट होता है, यानी कि स्टेटमेंट तो यही गलत हो गया, यानी आंसर तो हमें मिल गया। फिर भी बाकी देख लो, द कोहेजन वैल्यू ऑफ अनसीमेंटेड ग्रेनुलर सॉइल इज अप्रोक्सीमेटली जीरो। कोहेजन वैल्यू अपनी ग्रेनुलर सॉइल की अप्रोक्सीमेट जीरो होती है, बिल्कुल सही बात है। कोहेजन सॉइल की तो भाई जीरो ही होती है, अनसीमेंटेड ग्रेनुलर सॉइल की। ठीक है, यानी कि अपना सैंड वगैरह की अनड्रेड अनड्रेन्ड स्ट्रेंथ इज इनसिग्निफिकेंट एक्सेप्ट ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना 2 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो भाई, 91 है, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन रेस्पेक्ट टू कैपिलरी ऑफ सेल, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो अपन देखते हैं कैपिलरी के बारे में, ग्रेविटेशनल वाटर में बी रिमूव फ्रॉम सोइल बाय ड्रेनेज। हाँ, ड्रेनेज से ग्रेविटेशनल वाटर हटा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। एट वाटर टेबल द पोर वाटर प्रेशर इज ग्रेटर देन जीरो, वाटर टेबल पर पोर वाटर प्रेशर ग्रेटर देन जीरो, नहीं नहीं नहीं, वाटर टेबल पर तो अपना कैपिलरी की वजह से नेगेटिव हो जाता है ना, तो ग्रेटर देन जीरो कैसे होगा। ठीक है, तो इनकरेक्ट तो अपना यही मिल गया, 2 नंबर ही। फिर भी बाकी देख लें, कैपिलरी वाटर इज हेल्ड अबव द वाटर टेबल पर सरफेस टेंशन, बिल्कुल बात सही बात है, पर सरफेस टेंशन ही तो अपना कैपिलरी वाटर को हेल्ड रखता है। ठीक है, तो अपना आंसर तो यही मिल गया, 2, तो यही अपना करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे देखो, which which one of the following pairs is not correctly meshed in context of IS 456 provision for reinforcement concrete। ठीक है, कौन सा अपना सही से नॉट करेक्टली मैच, ओके। फुटिंग डिजाइन अपने पंचिंग शेयर जनरली कंसीडर करते हैं, सही बात है, फुटिंग में तो पंचिंग शेयर ही होता है अपना कंसीडर। कंक्रीट कवर ड्यूरेबिलिटी के एसेंशियल है, सही बात है। बीम आर मोस्टली विदाउट शेयर इन्फोर्समेंट, नहीं नहीं, बीम में तो स्लैब होता है विदाउट शेयर इन्फोर्समेंट, बीम में तो अपना शेयर इन्फोर्समेंट होता ही है। रूफ स्लैब डिजाइन में भी विदाउट शेयर, हाँ बिल्कुल सही बात है, स्लैब अपना विदाउट शेयर इन्फोर्समेंट भी काम आ जाएगा, पर बीम में अपना शेयर इन्फोर्समेंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर शेयर स्ट्रेंथ भी, शेयर स्ट्रेस भी आता है, तो यहाँ पर थर्ड वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, ये आरसीसी भी हमने कंप्लीट कर दिया, तो वो भी आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो।
साइड फेस reinforcement इज रिक्वायर्ड व्हेन द डेप्थ ऑफ बीम ग्रेटर देन 750, बिल्कुल सही बात है। साइड फेस reinforcement तभी लगाते हैं। और अगर मान लो हमने वहां पर टॉर्सनल reinforcement टॉर्सन आ रहा है अगर, तो अपन 400 mm से भी ज्यादा होगा तब भी हम क्या लगाएं, 450 होगा तब भी हम क्या लगाएंगे, साइड फेस reinforcement लगाएंगे। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, फॉर डिजाइन ऑफ स्लैब IS 450 स्पेसिफाई इफेक्टिव स्पैन टू ओवरऑल डेप्थ रेशियो इज दिस इज टू सेफगार्ड मेनली। ये किसके लिए अपना मेनली यूज करते हैं? ये सिंपल सी बात है, डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया होता है अपना। डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया तो होता है इफेक्टिव स्पैन डिवाइड बाय ओवरऑल डेप्थ। ठीक है, कैंटिलीवर के लिए 7, सिंपली सपोर्ट के लिए 20, कंटिन्यूअस के लिए 26, ये सब क्या अपना डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया है। नेक्स्ट है, specify the percentage increase in load carrying capacity for a column having longitudinal reinforced tie with spiral as compared to allowable load। अभी अभी हमने ये थोड़े दिनों पहले ही पढ़ा, अगर आपको याद हो तो, कि भाई अगर मान लो हम कॉलम में हेलिकल रीइंफोर्समेंट यूज कर रहे हैं, हेलिकल यानी कि स्पाइरल रीइंफोर्समेंट यूज करते हैं, तो जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है वो कॉलम की कितनी हो जाती है, 5% इंक्रीज कर जाती है। तो यहाँ पर 5% अपना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको सिंपली पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो भाई, which of the following type of losses of pre-stress occur only in pre-tensioning and not in post-tensioning? भाई कौन सा अपना प्री स्ट्रेस में कौन सा प्री टेंशनिंग में होता है और पोस्ट टेंशनिंग में नहीं होता है? तो वो होता है अपना, देखो, फ्रिक्शन, नहीं नहीं ये तो दोनों में होगा। क्रीप ऑफ कंक्रीट, ये भी दोनों में। रिलैक्सेशन ऑफ स्ट्रेस, ये भी दोनों। इलास्टिक शॉर्टनिंग या डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट, हाँ इलास्टिक शॉर्टनिंग होता है सिर्फ अपना प्री टेंशनिंग में होता है, पोस्ट टेंशनिंग में नहीं होगा। अगर हम प्री टेंशनिंग वाला प्री स्ट्रेस कंक्रीट कर रहे हैं जिसमें हम पहले से टेंशन कर देते हैं, तो वहां पर इलास्टिक शॉर्टनिंग होता है कंक्रीट का, यानी डिफॉर्मेशन होता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अपना इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड। फिलेट वेल्ड की आपको अगर कोई इफेक्टिव लेंथ पूछ ले तो कितनी होती है भाई? वो होती है 0.7, नहीं नहीं, टोटल लेंथ √2 नहीं, टोटल लेंथ टू थ्रोट साइज नहीं होता, वेल्ड साइज होता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर अपना करेक्ट आ जाएगा, टोटल लेंथ -2 इंटू वेल्ड साइज, ये होता है इफेक्टिव लेंथ अपना फिलेट वेल्ड की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसे सिंपल है। For same load, unsupported length and end condition, a lessed column as compared to batten column। Lessed column में अपना क्या होता है भाई? Lessed column batten column से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, अगर मान लो सेम लोड होगा तो यहाँ पर डायरेक्टली अपन को पता है भाई, स्ट्रॉन्ग होगा तो स्ट्रॉन्गर होगा। तो लेसेड कॉलम होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है बैटन कॉलम से, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट अपना क्या, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बियरिंग स्टिफनर्स आर प्रोवाइडेड इन अ प्लेट गर्डर। बियरिंग स्टिफनर अपना प्लेट गर्डर में प्रोवाइड करते हैं, किस लिए प्रोवाइड करते हैं? टू अवॉइड लोकल बेंडिंग फेलियर ऑफ फ्लेंज। फ्लेंज का लोकल बेंडिंग फेलियर, ना ना ना, बियरिंग स्टिफनर अपन क्या करते हैं, अपन प्रोवाइड करते हैं वेब को प्रिवेंट करने के लिए। किसके लिए? टू प्रिवेंट बकलिंग ऑफ वेब, एक तो सही बात है, और स्ट्रेंथन द वेब, वेब को बकलिंग से प्रिवेंट करने के लिए और उसको स्ट्रेंथन करने के लिए हम यहाँ पर स्टिफनर प्रोवाइड करते हैं। तो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? बी एंड सी अपना करेक्ट, यानी कि 2 नंबर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन आगे क्या, अंडर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, नहीं नहीं नहीं, स्टिफनर अपन वेब के लिए मेनली यूज होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजाइन विंड स्पीड डिपेंड्स ऑन। डिजाइन विंड स्पिन अपना स्पीड होता है वो किस पर डिपेंड करता है? तो इसके लिए भाई सिंपल है, रिस्क कोफिशिएंट, बिल्कुल रिस्क कोफिशिएंट पे होता है। टोपोग्राफी, बिल्कुल टोपोग्राफी। साइज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द अबव, बिल्कुल सही बात है, तीनों पे अपना डिपेंड करेगा भाई, जितना साइज होगा उस पर भी डिपेंड करेगा, विंड स्पीड अपन को कितना लेना है, कौन सी टोपोग्राफी है उस पर भी डिपेंड करेगा, और अपन कितना रिस्क ले सकते हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। यानी बेसिकली इन तीनों पे डिपेंड करेगा। तो अपना जो टोटल आंसर होगा वो क्या होगा, ए बी सी कहाँ है, ए बी सी ये रहा, ए बी सी अपना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमने 2012 का जो अपना वाइस प्रिंसिपल का एग्जाम का पेपर था उसको हमने पूरा सोल्व किया, 3 पार्ट में सोल्व किया। ठीक है, आई होप आपको समझ में भी आया होगा। कहीं पे भी कोई डाउट रहता है तो आप हमसे बेझिझक पूछिएगा। ठीक है, चाहे तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट अपना स्टार्ट करेंगे जो कि होगा अपना 2018 वाला जो पेपर है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। ठीक है, वो इससे थोड़ा सा हार्ड है तो उसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है ना, उसके क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लेंगे और बेटर तरीके से समझने की ट्राई करेंगे।
उसमें भी अगर आपको कोई डाउट हो तो पूछना। बाकी तैयारी करते रहिए और ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है? साथ ही साथ जो भी हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, मैडिज के क्लास नोट से पढ़ा रहे हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। आपको हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख मिल जाएंगी सारी चीज़ें, आपको वहाँ पर देखना, ठीक है? तो प्लेलिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए वो सब मिल जाएगा, तो वो भी आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। आज की क्लास में इतना ही, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।